स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी। 2022 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से हमारे साथ हैं मिस्टर मासूम रजा खान सर। नमस्ते सर। नमस्ते। और आज यहाँ पे हम कई सारे बातें करने वाले हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो आपने हमें भेजे थे सर से पूछने के लिए, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। और उन सबको स्टार्ट करने से पहले सर, आपकी जर्नी एज एन एस्पिरेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ऐसे एस्पिरेंट, देखिए मेरा नाम मासूम रजा खान है, जैसे आपने बताया। मैं बिहार की सीतामढ़ी से आता हूँ और मैंने पढ़ाई पूरी अपने दिल्ली में करी है। मैंने 2000 कॉलेज में पास होने के बाद 2016 के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी सिविल सर्विस रिगार्डिंग। और मेरी जर्नी काफ़ी कई बार उतार चढ़ाव भरी रही है। ऐसा नहीं कि हाँ कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, कभी बहुत ही बुरी रही। वो चीज़ें एक नॉर्मल तौर पर चीज़ें बदलती रहीं। तो मैं 16 में मैंने प्री दिया, मेरा प्री हुआ उसके बाद, बट मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ऐसे 2-3 बार और हुए, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन जैसे मेरा 21 वाले बैच में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो जर्नी के तौर पर अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली बहुत उतार चढ़ाव बनी रही है। मैं जो समझता हूँ स्पेसिफिकली सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग का एक सपना होता है कि लबासना का जो दरवाजा है उसके उस पार जाना। अच्छा। तो लबासना की आपकी जर्नी, आई बिलीव फाउंडेशन का आपका पूरी जर्नी खत्म हो चुकी है। तो कुछ इनसाइट्स अगर आप देना चाहें कि कैसा होता है एक एस्पिरेंट का जो सपना होता है गेट के बाहर और उसके अंदर सेलेक्ट होने के जाने के बाद। सिलेक्शन के पहले ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके बहुत अनसर्टेनिटी होते हैं। आप देखते हैं कि जैसे इतने सारे बच्चे एक सेम कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं करोल बाग जाया करता था तो मैं देखता था इतनी भीड़ होती थी, तो मैं सोचता था मेरा होगा या नहीं होगा। और मैं जानबूझ के ऐसा होता था कि किसी बुक स्टोर पे नहीं जाता, सीधा जो चाहिए चुपचाप लेके मैं निकल लेता था वहाँ से। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लोगों को देखते हैं उतना ज़्यादा आपको अनसर्टेनिटी फील होता था। बट सिलेक्शन के बाद जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, चीज़ें आसान हैं। बट कुछ सही गाइडेंस हो और सही लोग बताने वाले हों कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। कुछ गलतियाँ जो होती हैं सब रिपीट करते हैं, वो रिपीट नहीं करनी चाहिए बार बार कि हाँ ये गलती हो रही है हमसे, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलती आप कम करते जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम जितना है ना उससे करीब पहुँचेंगे। तो मेरा ये मानना है कि UPSC एग्ज़ाम गलतियाँ कम करने का है। ये नहीं सोचें कि टॉप करेंगे या टॉप नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियाँ मिनिमाइज़ कीजिए। और ये भीड़ से मत डरिए, भीड़ तो सिर्फ नंबर है, असली में सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। सर ने गलतियों की बात की तो गलतियों के ऊपर हम अभी बात करेंगे, पर उससे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सर का ऑप्शनल, हमेशा हम ये कहते हैं कि जो 500 नंबर का वेटेज होता है वो ऑप्शनल पेपर का है, लगभग 28% वेटेज रखता है अगर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। तो सर जैसा कि आपने बताया, सर ने इंट्रो में भी जहाँ तक बताया कि सर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, उसके बाद भी सर ने कंसिस्टेंटली एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शन लेके 280 का जो स्कोर है उसके पार 280 प्लस की जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखा। तो सर ऑप्शनल का जो चुनाव होता है वो हम सबको पता है कि कितना अहम है, पर उसको चुनते कैसे हैं, सही तरीका कैसा होगा और आपने कैसे उसको चुना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हम देखते हैं कि आज के दिन में GS में अगर पूरा मेंस देखें तो 1750 नंबर का होता है। मेंस की बात करें तो उसमें ऑप्शनल 500 नंबर का होता है। बट कई लोग बहुत ही GS पे बहुत ज़्यादा फोकस करके ऑप्शनल को नेगलेक्ट कर देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल जो होता है ना वो ही रिलेटिव मार्क्स क्रिएट करता है। GS में क्या होता है कि डिफरेंस बहुत कम होते हैं आपके टॉपर और जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट सिलेक्शन क्या होता है आपके ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको ऑप्शनल जो है वो बहुत सही से चुनना चाहिए। कई लोगों के कई अलग अलग बेसिस होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेबस छोटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक इंडिविजुअल फैक्टर्स पे नहीं लेना चाहिए ऑप्शनल को, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को लेते हुए उन पैरामीटर्स को देखना चाहिए कि सबसे करीब कौन सा ऑप्शनल पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने देखते वक्त ऑप्शनल जब लिया एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं स्टार्टिंग से ही मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और उसको चुनने का मेरा बेसिस 3-4 बेसिस थे। पहला जैसे कि एक तो ये था कि जिस टाइम ये था उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते थे एंथ्रोपोलॉजी में। दूसरा ये था कि सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था
उसमें इंटरेस्ट कैसे, जैसे उसमें एंथ्रोपोलॉजी आप देखें तो 3 चीज़ें मतलब मुख्य तौर पे पूछी जाती हैं एंथ्रोपोलॉजी में। पहला एक आप तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंडियन सोशल सिस्टम के बारे में। फिर दूसरा है हमारा जो बायोलॉजिकल पोर्शंस जो हैं वो बहुत मैक्रो लेवल पे, ऐसा नहीं कि बहुत आपको एमबीबीएस वाला मतलब वैसा कोई चाहिए आपको, या फिर ऐसा कि हाँ बायो बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मेरा कोई बायो बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ। और तीसरा ये होता है कि आपको मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब उस सब्जेक्ट में मतलब कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो ऑल तो मेरा इसमें से कुछ भी नहीं था, बट स्कूल के टाइम पर आप देखेंगे तो मेरे केस में वो जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसका मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ा हूँ। तो आर्य समाज में ये काफ़ी कॉमन होता है कि इंडियन सोशल सिस्टम पढ़ाया जाता है, ये चीज़। और दूसरा, मुझे जैसे मेरी हॉबी है ट्राइबल फूड ब्लॉग्स देखने का, तो वहाँ से मुझे ट्राइबल के कल्चर में काफ़ी डीप इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो मैंने देखा एंथ्रो में ट्राइबल्स भी है काफ़ी, आपकी इंडियन सोशल सिस्टम भी है, और मतलब कुछ चीज़ें जो मतलब कि रैशनल है, जैसे आप बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब लेके मैंने डिसाइड किया। और इसके अलावा मार्क्स, और तीसरा इसके अलावा कि सिलेबस भी मतलब बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, मिडिल ग्राउंड जो बोलते हैं वो है। तो 3-4 फैक्टर्स मैंने देखे थे। और सिलेबस ओवरलैप नहीं करता है एंथ्रोपोलॉजी का, बट पेपर 1 में सोसाइटी ओवरलैप करता है। तो ये बेसिस कभी नहीं होना चाहिए ओवरलैप करेंगे तो ले लेंगे। इस हिसाब से तो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो मतलब मैं पर्सनली मतलब मैं किसी ऑप्शन के अगेंस्ट में नहीं, बट जैसे मेरा इंटरेस्ट ये था कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ ओवरलैप हो रहा हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हों। तो पर्सनली आई लाइक मैंने वो चीज़ अवॉइड की कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ ये वाला मेजर फैक्टर लिया जाए। मेजर फैक्टर हमेशा ये होना चाहिए कि आप 3-4 पैरामीटर्स होना चाहिए, एक पैरामीटर पर कभी डिसाइड मत कीजिए। बिल्कुल, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। तो सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि एक मिथ जो हम सर से पूछने ही वाले थे कि फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला जो पोर्शनल है उसके रिलेशन में लोग कहते हैं कि जो एस्पिरेंट्स बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने मेडिकल बैकग्राउंड से परस्यू किया हुआ है अपना स्कूलिंग लेवल पे, तो वहीं सक्सीड होते हैं। तो उनके लिए सर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। सर का भी कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं रहा है, और आप देखोगे कि सर के जो नंबर है कंसिस्टेंटली वो अच्छे आते रहे एंथ्रोपोलॉजी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ऐसा ही अगर केस हम देखें, फॉर एग्जांपल अक्षत जैन की भी अगर हम बात करते हैं, और भी जैसे अनुदीप दुर्शेट्टी थे, या फिर एक आयुष सिन्हा थे, इन सब का मेडिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोले कि डॉक्टर थे ये लोग। अक्षत के भी काफ़ी अच्छे, अक्षत सर के भी काफ़ी अच्छे नंबर थे, और अनुदीप सर के भी काफ़ी अच्छे नंबर थे, मतलब देवर रैंक 1 एंड रैंक 2 रिस्पेक्टिवली। तो हम ये बेसिस नहीं ले सकते कि हाँ जस्ट बेसिस कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा एंथ्रो में तो नहीं है। एंथ्रो में एक जनरल चीज़ें हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो हम जीएस में भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को हम बिल्कुल भी रिलेट ना करें कि कोर कोई बैकग्राउंड इसमें आपको चाहिए मेडिकल का, आपको इसको लेने के लिए। आप ज़्यादातर लोग इंजीनियर ले रहे हैं इसको, ठीक है। और सर ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरेस्ट किस लेवल तक कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने बताया कि आपको 2 चीज़ें जो थी, ट्राइबल फूड ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही होती थी, तो एंथ्रोपोलॉजी में जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। किसी को ट्राइबल सोसाइटीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को पास्ट एंटिक्विटी जानने में, तो उसके लिए आर्कियोलॉजी है, कोई बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजी से ओरिएंटेड है, रेशनल थिंकिंग वाले लोग होते हैं, किन्हीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी सोसाइटी के बारे में, हिंदू सोशल सिस्टम के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो इंटरेस्ट कितना बड़ा फैक्टर होता है ऑप्शनल की जर्नी में? देखिए मेरा ये मानना है कि एक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम तक पढ़ना है उसको। तो बिना इंटरेस्ट के पढ़ेंगे तो हो सकता है आप पढ़ लें, बट आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो। आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि जैसे ऑप्शनल का देखेंगे आप, तो खास करके पेपर 2 में चीज़ें बहुत डायनामिक हो रही हैं। वो ये नहीं चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितना पढ़ के कितना रट के आंसर लिख दे रहे हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको एंथ्रोपोलॉजी समझ कितनी है। समझ मतलब कि किसी चीज़ पे बिना पढ़े, बिना मतलब कि आपको बहुत कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जो आपने कभी सुना ही ना हो, तो ऐसा नहीं हो कि हाँ हमने पढ़ा नहीं तो इसको लिख नहीं पाए। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी की समझ है तो आप क्या समझते हैं आप उससे लिख दें। तो इसके लिए इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। और ऐसा स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है, नहीं भी होता है। तो आप अगर पढ़ते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को बिना जाने इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आपको बैठ के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन लीजिए आप, बिना आप बोले कि हाँ मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, बट आपने मैथ्स पढ़ी नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते। वो फिर आप इतने बड़े लेवल पर आकर सिर्फ इंटरेस्ट को भी आप ओवर पावर नहीं करने दे सकते। नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में आपने सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है उसको चूज़ कर लिया, फिर आपको दिक्कत हो सकती है बाद में।
इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है अगर आप सही से पढ़ेंगे तो कोई भी एक सिंगल फैक्टर नहीं जिसे हम रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ यही होना चाहिए, बहुत ही डायनेमिक इन नेचर होता है ऑप्शनल का जो चुनाव रहता है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम, ये हर स्पेस एंड टाइम में वेरी करता है आपका ऑप्शनल सिलेक्शन। ठीक है सर। और ये जो ऑप्शनल का चुनाव होता है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, पेपर 2 का जो पोर्शन है वो थोड़ा डायनेमिक है, तो इस बात को या फिर इस जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे जज करते हैं? डायनेमिसिटी के ऊपर आपने कहा कि कई सारे क्वेश्चंस आते हुए दिख रहे हैं। कोई भी ऑप्शनल, कई ऑप्शनल जो होते हैं, चाहे आप एंथ्रो लीजिए या फिर पीएसआई लीजिए या सोशियोलॉजी लीजिए, हर ऑप्शनल में कुछ पार्ट स्टैटिक होता है, कोई भी ऑप्शनल हो, और कुछ पार्ट डायनामिक होता है। ये बोल देना कि कोई भी पेपर पूरा का पूरा डायनामिक है और पूरा का पूरा स्टैटिक है, ये सही नहीं मानता मैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने एंथ्रोपोलॉजी हम देखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 1 है, तो पेपर 1 में थ्योरीज हैं, एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरी जो बहुत कोर स्टैटिक बोला जाता है। फिर हमारे जो एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल पोर्शन है वो भी काफ़ी स्टैटिक है, लेकिन इन सब में भी कुछ नया नया डेवलप हो रहा है, तो उन नया डेवलपमेंट को आप कैसे उनसे लिंक कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसे जैसे थ्योरी है, एंथ्रोपोलॉजी की कोई भी थ्योरी, मान लीजिए कि आप सिंबॉलिक थ्योरी है, जो बहुत अच्छी थ्योरी लगती है मुझे, तो सिंबॉलिक थ्योरी बोलते हैं कि सिंबल्स के थ्रू आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि थ्योरी वो स्टैटिक हो, बट आप करंट डेवलपमेंट हो रही हो, करंट चीज़ें मतलब कैसे सोसाइटी में सिंबल चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो चीज़ आप उससे रिलेट करके समझ सकते हैं। इसी तरह पेपर 2 है, पेपर 2 में हम पढ़ते हैं कि भाई ट्राइबल्स पढ़ते हैं और पेपर 1 में हम जैसे थ्योरी है, पेपर 1 में थ्योरी है कल्चर मटेरियलिज्म। तो कल्चर मटेरियलिज्म बहुत पहले दी गई थी 1969 के आसपास मार्विन हैरिस के द्वारा, बट उसने जो बोला वो आज के दिन भी रेलेवेंट है। आप ट्राइबल सोसाइटी कैसे जब हम कोई न्यू डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कैसे उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस होते हैं, कैसे इम्पैक्ट होता है और कैसे चेंज हो रहा होता है, आप उनको यूज़ करके आप करंट डायनामिज्म को समझा सकते हैं। या ट्राइबल रिहेबिलिटेशन है, उन्हीं से समझा सकते हैं। ये सब आज के कॉन्सेप्ट है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पेपर 2 में आप 21 का पेपर देखिए जाके, इतना डायनेमिक था वो कि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसने किताब से क्वेश्चन फ्रेम किया और लिख दिया आपने। तो वो चीज़ें हम कभी ब्लैक एंड वाइट करके नहीं चले कि भाई ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। समथिंग इज ग्रे, मतलब होता ना ग्रे एरिया है, वहाँ पे दोनों लाई करेगा। एंथ्रोपोलॉजी में खास करके ऐसा है। ठीक है सर। और एक जो ट्रेडमार्क क्वेश्चन होता है हर यूपीएससी एस्पिरेंट का रिगार्डिंग द सोर्सेस, तो सोर्सेस के ऊपर अगर हम आते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में आप अपने पर्सपेक्टिव से ही बताइए जो सोर्स को आपने पढ़ा, और सोर्सेस पे कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि टेबल जो होती है वो बुकों से भर जाती है पर इंसान टाइम अलॉटमेंट सही से नहीं कर पाता। हाँ, ये बहुत ही मतलब बड़ी गलती करते हैं बच्चे। मतलब जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि यूपीएससी कम गलतियों करने का एग्ज़ाम है, तो उसमें एक ये बड़ी गलती होती है कि हम बुक्स बहुत सारे ले लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं कि मैं अपनी भी बात बताता हूँ, स्टार्टिंग में कुरुक्षेत्र और योजना ला के खरीद लेता था बहुत, और कभी नहीं पढ़ा होगा मैंने उसको खोल के कि ये है क्या इसके अंदर। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए जिसको आप पढ़ ना पाएँ, खरीदिए उतना ही जितना पढ़ें। तो इसी कंटेक्स्ट में हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में भी ये बात वैलिड है कि हम बहुत इसका भी नोट्स ले लें, इसका भी ले लें, उसका भी ले लें, ऐसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें लें, फॉर एग्जांपल कुछ बुक हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उनको लेना है। चाहे वो वैसे पेपर 1 के लिए बहुत फेमस लोग पढ़ते हैं कि भाई पीनाथ ले लेते हैं या फिर बीएम दास पढ़ लेते हैं या फिर कोई भी सोशल कल्चर की बुक ले लेते हैं। इसी तरह पेपर 2 के लिए नदीम हसनैन पढ़ते हैं, मैं भी रिकमेंड करूँगा। लेकिन जैसे मैंने आप लोग के भी नोट्स देखे हैं जो आप लोग बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप लोग ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि कैसा होना चाहिए, तो मैंने देखा था। तो आप लोग को रिव्यू करने के बाद मुझे लगा कि आप लोग काफ़ी अच्छा एक होलिस्टिक नोट्स बना रहे हैं जो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स भी देखे, तो इट इज़ गुड। तो उस चीज़ को आप उसी चीज़ में आप थोड़ा सा और ये कीजिए कि एक आध चीज़ और एनरिच कर लीजिए, और शायद आप लोग कर भी रहे हो कि जैसे इग्नू के कुछ चीज़ें हैं उसमें ऐड किए जा सकते हैं, वही आपके नोट्स में बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके। ठीक है, आपके देखा कि डायग्राम हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं ऑप्शनल में, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। खास करके जो सोशल कल्चर में मैरिज है या फिर किनशिप है, उसमें कई बार रिलेशनशिप को दिखाना होता है डायग्राम के थ्रू, तो वो काफ़ी जीनोलॉजिकल डायग्राम है, वो मैंने देखा काफ़ी अच्छा था, और आपकी कुछ केस स्टडी भी है। इट्स गुड। थैंक यू सो मच सर। और बताना चाहूँगा कि 21 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हुए हैं, 21 अप्रैल को शुरू हुए थे, और सर बहुत ही ज़्यादा काइंड है, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी जब भी हमने सर से कांटेक्ट किया, कुछ इनपुट्स मांगे कि सर आप इस पोर्शन में कुछ बता सकते हैं, हम कुछ एडिशन कर लें, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे प्लेथोरा ऑफ सोर्सेज तो अवेलेबल हैं, पर सेम कंटेंट को वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो एक एस्पिरेंट, एक एकेडमिशियन और एक एक्सपर्ट जिसने एग्जाम को क्लियर किया हुआ है, जब उसके कॉम्बिनेशन से कोई चीज़ मटेरियल में आपके आती है
तो बहुत ही होलिस्टिक बन जाती है, जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी को हम कहते हैं कि होलिस्टिक है। एंथ्रोपोलॉजी तो तो वही चीज़ है यूपीएससी में, एंथ्रोपोलॉजी में खास करके, जब आपने बोला होलिस्टिक जो होता है ना, आजकल जो डायनामिज्म वाले हम जब डील कर रहे थे, आपको अगर एंथ्रोपोलॉजी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन कैसा भी है, स्टैटिक है या फिर डायनामिक है, आप उसको बहुत अच्छी तरह लिखेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी पूरा, कि आप एकदम इंटीग्रेट कर पाते हैं चीज़ों को, कि कॉन्सेप्ट वहाँ है यहाँ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेपर 1 की थ्योरी ऑफ ट्राइबल, ट्राइबल तो ये किस तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन हेल्प करता है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, और आप सामने जो इवेल्युएटर होते हैं उनको बताने के लिए कि आपको एंथ्रोपोलॉजी की काफ़ी समझ है। आपको ये शो करना होता है कि यू अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी। आपको ये नहीं दिखाना होता कि यू हैव लाइक आपने कुछ चीज़ें रट ली हैं और लिख दी हैं। दैट्स इसी से एक क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है कि रट के चीज़ों को लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, 2 व्यूज़ आते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ऑप्शनल के जो आंसर है उनको ऑप्शनल की तरह लिखिए, वो जनरल स्टडीज़ के पेपर नहीं है, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स, उनके ऑथर्स, वर्क्स, ये सब अपने आंसर में इंक्लूड करने। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कह रहा होता है कि कोई वहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बैठ के आपकी कॉपी को नहीं इवेल्युएट कर रहा है, तो आंसर्स को आप जनरल लिखिए। तो आप किस पर्सपेक्टिव की तरफ मानते हैं? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि वहाँ कौन बैठते हैं कौन नहीं बैठते, बट मेरा ये मानना है कि वहाँ पर अगर एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है तो एटलीस्ट कोई एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर ही होते होंगे। ऐसा नहीं कि कोई जीएस वाला बैठ के चेक करेगा उसको। तो पहला पर्सपेक्टिव जो कि थिंकर या नेम में यूज़ करना चाहिए, तो मैं इसके ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिख रहे हैं जिसमें आपको स्पेशलिटी चाहिए। आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हिसाब साफ कि आपको उसमें एक्सपर्टाइज चाहिए थोड़ा सा। और दूसरा जीएस के लिए मैं कभी दूसरा जो पर्सपेक्टिव है कि एकदम कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होता, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता। तो इस केस में मैं ये बोलूँगा कि आप लिखिए, थिंकर भी कोट कीजिए, आप केस स्टडी भी डालिए, बट उसको ओवर मत कीजिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर लाइन में आप थिंकर लिख रहे हैं। हर लाइन में अगर थिंकर लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि इट विल लूज योर पर्सपेक्टिव। मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेकर, आप कैसे एंथ्रोपोलॉजी समझ। आप ऐसा ना लगे कि आपने 10 थिंकर रटे, 10 इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, लिख दिया। मैं इस केस में भी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। आप कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम क्वेश्चन बात करें, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो है एक कॉन्सेप्ट जो है ललिता प्रसाद विद्यार्थी, जो प्रोफेसर ललिता प्रसाद विद्यार्थी थे, उन्होंने दिया, तो उनका नाम आना कंपलसरी है। उनके नाम के बिना आप उसको नहीं लिख सकते कि भाई नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्या है, किसके बारे में बताएंगे आप। उनकी बुक का नाम आना जरूरी है, और उनका क्या स्टडी था वो जरूरी बताना। उसके बाद आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया, एक दो और लोग हैं, चाहे री स्टडी किसी ने किया, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। बट उसके अलावा आप उसमें ऐसा ना कीजिए कि अब हर कोई भरते जा रहे हैं। तो दो तीन थिंकर काफ़ी है एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई डिबेट है वहाँ पर। डिबेट पूछ रहा है कि भाई कि ट्राइबल अगर इंटीग्रेशन के ऊपर डिबेट है या फ्यूचर ऑफ कास्ट के ऊपर डिबेट है, तो वहाँ पर डिबेट जब लिख रहे हैं तो यू शुड मेंशन सम थिंकर, और डिबेट का पर्सपेक्टिव जिन्होंने दिया है, चाहे गांधी का हो, चाहे अम्बेडकर का, चाहे गुरे का हो, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिबेट आंसर लिखना है। और कुछ क्वेश्चन में होगा कि ओवरऑल आपकी थिंकिंग मैटर करती है, जहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आपको नहीं पता होगा, तो ज़बरदस्ती के थिंकर लिखने की कोशिश ना करें। वहाँ पर ओवरऑल आप एंथ्रोपोलॉजी की जो वोकैबुलरी है उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। बिना उसके जो लैंग्वेज है वो आप कन्वे नहीं कर पाएंगे बातों को। सो इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे। हाँ, बट मोरलेस अगर कॉन्टिनेम में देखा जाए तो उस कॉन्टिनेम पे जाना ही नहीं है जहाँ पर आप दूसरा पर्सपेक्टिव है। उस जो यही पर्सपेक्टिव के दूसरे कॉन्टिनेम पे जा सकते हैं आप, कि आप मिडिल ग्राउंड पे कहीं रखने की कोशिश करें। ठीक है। एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार हमसे पूछा जाता है कि शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप ऑप्शनल की बात करते हैं तो आपकी पर्सनल जो स्ट्रेटजी थी, टाइम टेबल, पर डे अलॉटमेंट, कितना आप लेक्चर्स अगर लेते थे, या फिर एक कोचिंग की ऑप्शनल के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये सारे फैक्टर कि आपको कितने देर पढ़ना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कितने दिन पढ़ना चाहिए, कितना पर डे अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, आवर्स के बेसिस पे। कई लोग तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ आवर्स के बेसिस पे काउंट करना बहुत ही गलत तरीका है अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हो। तो आपकी क्या अप्रोच थी और कोचिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं? देखिए पहली बात तो जैसे आपने बोला कि आवर्स के बेसिस पे जो बात चाहिए, तो मैं इस पर्सपेक्टिव के मतलब थोड़ा अगेंस्ट हूँ कि हाँ कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मेन मकसद होना चाहिए आउटपुट कितना आ रहा है। एग्जैक्टली। कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी पे ही डिपेंड करता है आपका आउटपुट और टाइम। आपने मतलब कि एक्स आर दिए और आप इतनी ही एफिशिएंट हैं तो आउटपुट आपका एक लिमिट आएगा, बट किसी की क्या एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम दो अलग अलग लोगों को नहीं बोल सकते कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर लो। तो इस केस में डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट है, पहली बात।
और दूसरी चीज़ जैसे बोला कि कितना टाइम देना, मतलब कितनी मतलब तैयारी कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोचिंग की क्या अहमियत है। तो ऑप्शनल के केस में मैं मानता हूँ कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पहला चीज़ कि आपका टाइम बचता है, और दूसरा चीज़ कि क्या होता है कि सही गाइडेंस जो होती है वो आपको हेल्प करती है कि सही डायरेक्शन में जाए। अब सही डायरेक्शन के बिना आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप भटक सकते हैं, हो सकता है कि आप गुमराह ही हो जाए बल्कि। तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मीडिया पे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव पर्सनल गाइडेंस, आप उस चीज़ को मतलब सोशल मीडिया के या यूट्यूब के उसमें ना जाएं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से कोई कोर्स ज्वाइन करें, इफ़ यू हैव लाइक इनफ रिसोर्सेज। थोड़ा सा रिसोर्स बचाने के लिए डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स, और खास करके पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप ज्वाइन कीजिए, प्लस जो एक फैकल्टी आपको बोल रही है, जो गाइड कर रही है, उसको सही से फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको गुमराह करना चाहते हैं वो। जनरली अच्छा टीचर आपकी हेल्प करता है, और घर पे एटलीस्ट ये हो कि कम से कम क्लास के बाद 3-4 घंटे आपको मतलब इनिशियल पीरियड में आपको देने चाहिए, ताकि आप सही टाइम पर कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि 3-4 घंटे आप देंगे तो 3.5 से 4 महीना आपको लगेगा ऑप्शन को कंप्लीट करने में, एटलीस्ट एक बार सही से। तो ये कोई बोलते हैं कि जीएस के साथ करें या जीएस के बाद करें, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पहले ऑप्शनल कर लेते हैं फिर जीएस स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट ये हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ था, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने भेजे थे हमारे पास। तो एक क्वेश्चन था कि क्योंकि मोर और लेस जो वो एंथ्रोपोलॉजी है 75% स्टैटिक रहता है, पेपर 2 में आजकल थोड़ा डायनेमिक होता जा रहा है, तो क्या हम जीएस के पहले उसको कवर करके ख़त्म कर दें या फिर साथ में ले चलें या फिर बाद में करें? ये साथ मैं मतलब कि पहले या बाद वाले की मतलब अगेंस्ट में, क्योंकि कोई भी जैसे चीज़ है, जैसे मान लीजिए आज के दिन में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मई में एग्ज़ाम है अगला पीटी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 4 महीने मतलब कि पहले मैं जीएस पढ़ लूँ फिर ऑप्शनल पढ़ूँगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जीएस पढ़ने में कम से कम 10-11 महीने लग जाते हैं, और तो ये ऑप्शन फिर सोचे कि पहले ऑप्शनल पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करें, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 4 महीने ऑप्शनल में लगा दें, 3-4 महीने, उसके बाद आपके पास बचता कितना है, 6-7 महीना बचेगा आपको पीटी के लिए। तो ऐसा फिर जीएस पढ़ेंगे पूरा तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप वो याद रहेगा। तो टेक इट दोनों को साथ में लेके चलें। आप 3 घंटे जीएस को दे रहे हैं, 3 मतलब स्टार्टिंग के पीरियड में 50-50% टाइम दोनों को दें, जब बिल्कुल बिगिनिंग फेस होता है। तो आप जैसे कंपार्टमेंट बना लें कि 6 महीने तक का ये पीरियड है, 6 महीने में मैं जीएस को 50% टाइम दूंगा और 50% टाइम ऑप्शनल कर दूंगा। तो थोड़ा ये होगा कि कम ऑप्शनल पढ़ेंगे, लेकिन 50% टाइम अगर देंगे 6 महीने तक तो 6 महीने में पूरा हो जाएगा। उसी 6 महीने में आपका जीएस भी अच्छा खासा पूरा हो जाएगा 60 से 70%। फिर अगला फेस ले लें, एक 3 महीने का कर लें, उस फेस में आप 70% जीएस कर दें, 30% ऑप्शनल कर दें। तो इससे 9 महीने की फेस में आपने दोनों को अच्छी तरह कवर कर लिया। फिर अगले फेस में आप जब प्री आने वाला है, ऑप्शनल बंद कर दें, आप सीधा जीएस स्टार्ट करें, और जैसे ही प्री खत्म हुआ जीएस छोड़ के सीधा ऑप्शनल स्टार्ट करें। पहले दिन 20 दिन तक ऑप्शनल पढ़े, फिर उसके बाद 3 महीने जो टाइम होता है उसमें आप जीएस और ऑप्शनल दोनों पढ़े मेंस के हिसाब से। तो डोंट डू कि हाँ उसको अलग करना है इसको अलग करना है, अलग अलग फेसिस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट इंटीग्रेशन करके चलना है। तो इन समरी जैसा कि सर पहले भी कह चुके हैं कि यूपीएससी का पूरा जो खेल है वो सही चीज़ों के करने के ऊपर तो फोकस कर रहा है, पर उससे ज़्यादा गलतियों को मिनिमाइज करने के ऊपर है, गलतियां आप कितनी कम कर सके। और वही काम हम आपके लिए करते हैं स्टडी आईक्यू। जब आपके बैचेस स्टार्ट होते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हैं और वहाँ पे लगातार तरीके से हम कोर्स को ले जा रहे हैं, और अगर आप फीडबैक्स को भी हम शेयर करेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे जो न्यू बैचेस हैं वो 22 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिशन्स उसके ओपन हो जाएंगे, जल्दी ही डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ पे नहीं, किन सोर्सेज पे जाना चाहिए, किन सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ कुछ जो क्वेश्चंस हमारे पास एस्पिरेंट्स ने भेजे थे, जनरल ऑडियंस ने भेजे थे, स्टूडेंट्स ने भेजे थे, उनको सर मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ। एक क्वेश्चन सर हमारे पास ये है कि जो अभी आपने लेक्सिकन के ऊपर हमने बात की कि शब्दावली होनी चाहिए, कई सारे टर्म्स एंथ्रोपोलॉजी में जो कि थोड़े अलग से हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, कल्चरल रिलेटिविज्म हो गया, मटेरियलिज्म की जब बात आई आपने कहा रिलेट करके आप बता सकते हो। तो क्या इन टर्म्स की ओवरलोडिंग आंसर में करना चाहिए या फिर कितना इनको यूज करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस रहती है टर्म्स? मेरा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका एक अपना लैंग्वेज होता है। तो क्योंकि आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो सामने जो ऑप्शनल में खास करके जो कोई चेक कर रहा होगा उसको टर्म्स पता होंगे, तो जब आप वो टर्म्स यूज़ करेंगे तो वो रेजोनेट कर पाएंगे उन चीज़ों से कि हाँ मतलब ये कहना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना कि वो लगे नहीं कि आप ज़बरदस्ती वो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनिक तरीके से लगना चाहिए कि एक जनरल जैसे हम बात कर रहे हैं
उसी जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ आए, ज़बरदस्ती का ना आए। और वो टर्म्स मतलब एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जब हम आंसर लिखते हैं यूज़ करना होता है, उसी कंटेक्स्ट में वो यूज़ हो। और ये इंपॉर्टेंट है यूज़ करना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये आप यूज़ मत कीजिए। लेक्सिकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी सब्जेक्ट के लिखने के लिए। और जब लेक्सिकन का यूज़ करें तो ऐसा ना बोले कि उसने कहा था या उसने कहा था। आप उन टर्म्स को या उनकी कोई स्टेटमेंट को, कोई थिंकर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई टर्म कहा होगा, ठीक है? जैसे हर्स्कोविट्ज़ ने कहा था कल्चर इज़ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइन यूज़ की जा सकती है, तो डोंट मेंशन कि हाँ उन्होंने कहा था। तो आप लिखो कि लाइक एस वी नो कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी, जैसे हम चाइल्ड, जैसे चैप्टर 10 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेम लाइन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम जैसे ह्यूमन एडेप्टेशन पढ़ते हैं, तो ह्यूमन एडेप्टेशन में कई लेवल पर एडेप्टेशन होता है, कल्चरल एडेप्टेशन भी होता है और बायोलॉजिकल एडेप्टेशन भी होता है। तो आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कल्चरल एडेप्टेशन की। तो वहाँ पर आप, जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर यहाँ पर टेम्परेचर में हम एडजस्ट जो कर रहे हैं वो कल्चरल एडेप्टेशन का पार्ट है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक ईरान में एक जगह है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक पाकिस्तान में था शायद मिथानकोट। तो वहाँ पर दोनों पर कुछ पिछले साल 58 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो गया था काफ़ी, मतलब कुछ जगह पे। तो उससे क्या हो रहा था कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है ना, मतलब 35 से ऊपर जाता है, तो ह्यूमन जो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, अडेप्ट नहीं कर पाता उस केस में। तो वहाँ पर लेकिन ईरान में लोग अडेप्ट कर ले रहे थे, ईरान जहाँ पे, और यहाँ पे बहुत मुश्किल, काफ़ी लोग मर रहे थे। उसका रीज़न क्या था? वहाँ पर उनके पास वेल एडवांस्ड जो एयर कंडीशनर सिस्टम था, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। तो यही चीज़ हम जब ऐसे आंसर्स में, जैसे जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसको एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज़ कर लेता कि कल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, और कल्चरल जो वहाँ पर वो चीज़ें है यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो हम वोकेबुलरी जब यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसे लाइंस या ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है जो ओवर ना लगे, बट एट द सेम टाइम उसको मीनिंग मतलब देने के लिए काफ़ी हो। तो आप ये कर सकते हैं बैलेंस बना के। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन एक हमारे पास था कि कई बार हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी में, तो मोर और लेस जो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं, खासकर इंडिया में भी आप देखते हो, तो फॉरेन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं या फिर फॉरेन एग्जाम्पल्स को वहाँ पे ले लेती हैं। तो बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्या हम एग्जाम्पल्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं? अगर हम अपने तरफ से वो चीज़ क्लियरली समझा पा रहे हैं खुद के पर्सपेक्टिव, खुद की सोसाइटी के एग्जाम्पल से, तो वो कितना सही रहेगा? मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें काफ़ी आपको एज देती हैं, क्योंकि आप एक एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हैं और आप देखते हैं कि आप जनरल ऑब्जर्वेशन के बेस पर कि आप कुछ समझ पा रहे हैं, तो और उसको आप यूज़ कर रहे हैं आंसर में, तो ये आपकी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग शो करती है। तो ये चीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैं आपको बताऊँ कि 18 में एक क्वेश्चन आया था कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो मुझे जैसे कि ये जो ऐसी चीज़ें होती खास करके क्या पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या चल रहा है देश में, काफ़ी इंटरेस्ट होता है इसमें। तो कास्ट जो पहले एंथ्रोपोलॉजी ने जो बोला है वो तो बोला ही है लोगों ने, पर उसके अलावा हमारे पास क्या हो रही है, काफ़ी आपको एग्जांपल्स दिखेंगे कि मतलब अभी कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कास्ट का रूल क्या चल रहा है। मतलब काफ़ी अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वो चाहते हैं कि हमें हमारे पास इस सेक्शन का वोट आ जाए। इसी तरह यूपी बिहार में आप देखें कि यूपी बिहार में पोस्ट मंडल काफ़ी ऐसे पार्टीज फॉर्म हुए जो कास्ट के बेसिस पर उनका एक डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट उनको काफ़ी वोट, मतलब किसी भी ग्रुप को वोट के लिए काफ़ी मतलब कि मायने रखता है। तो आप किसी भी पार्टी का नाम मेंशन कर सकते हैं, बट वो ऐसा लगना चाहिए कि इट शुड बी लाइक कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी एकेडमिक, नॉट शुड बी की पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसी तरह बहुत से आपके आसपास, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि पंचायत पति सिंड्रोम आपने सुना होगा, ये हमारे उसमें PRI में आ जाएगा। तो पंचायत पति सिंड्रोम के लिए कैसे आप देखेंगे कि आजकल जब भी इलेक्शन होते हैं रिजर्व सीट पे, जहाँ वुमेन रिजर्व सीटें होती हैं, तो वहाँ पे फ़ोटो लगे होंगे, तो उस फोटो में क्या होगा, जो वाइफ की फ़ोटो के साथ साथ उसके हस्बैंड की फ़ोटो भी होगी, और उसकी वाइफ का नाम देखना आप क्या लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, मान लो कि लिखा है कि एक्स नाम है उसका, उसके पति का नाम वाई है, तो उसका नाम XY, उसके बाद उनका सरनेम हो जाएगा, मतलब हस्बैंड का नाम आ जाता है, ये दिखाने के लिए कि आप उनकी वाइफ हैं। तो ऐसे चीज़ें भी आप डालते हैं, वो आंसर में आपके नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको दिख रही होती है, वो अपनी सोसाइटी में एग्जिस्ट चल रही है और आप देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है।
तो मैं बोलूँगा कि यूज़ कीजिए इस चीज़ को। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हमें कोर्स में एनरोल होने के कितने देर बाद या कितने टाइम बाद स्टार्ट कर, कई एस्पिरेंट्स खासकर जो बिगनर है जिनका बैकग्राउंड नहीं एंथ्रोपोलॉजी में, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है कि एंथ्रोपोलॉजी असल में अभी है क्या, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या आते ही कोर्स में एनरोल होते ही ऐसे एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए या कुछ टाइम तक कंक्रीट एक बेस बनने देना चाहिए, उसके बाद आप आंसर्स राइटिंग, मॉडल आंसर्स या PYQs को अप्रोच करें? ये बात ठीक है कि मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कंटेंट नहीं होगा लिखने के लिए, बट मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप बहुत वेट कीजिए, पढ़ लिखिए पूरा तब आंसर लिखिए, ये गलत तरीका होगा। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आप मान लीजिए हमारा कोई चैप्टर चल रहा है, अज्यूम कर लेते हैं मैरिज पढ़ाया हमने, आज मैरिज पढ़ाया, तो मैरिज जब पढ़ा दिया गया टीचर की तरफ से, तो मैं उसमें आपको ये करना है कि आपने एक बार सही से देखा और आप PYQ उठाइए, और मान लीजिए कि आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपके पास जो क्लास नोट है या फिर कोई भी जो मटेरियल आप देते होंगे कुछ, तो उसमें से पढ़ के ही देख देख के ही आंसर लिखे हो। आपकी एटलीस्ट अप्रोच कैसे होना चाहिए उस आंसर का, वही लिखें। अप्रोच स्टार्टिंग में आप ये भी करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद आप जब समझ में आ जाए तो फिर सेम चीज़ कीजिए, आप पढ़िए, फिर बिना देखे लिखिए। इस बार आप सेम आंसर को जो आपने देख के लिखा है उसी को पढ़िए, फिर देख के लीजिए। फिर तीसरे बार में जब ऐसा आए कि आप बिना देखे लिखने की, सिर्फ वो चीज़ नहीं, आप हॉलिस्टिक बाकी चीज़ों से भी देख के लिखिए, और धीरे धीरे आपका एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जब बनता चला जाएगा एंथ्रो का, तो क्योंकि 1 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुआ, 3 चैप्टर हो गया, तो आप आंसर को लिख पाएंगे सही से। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होगा कि किसी ट्राइब का इथनोग्राफी लिखने को आता है, तो उस केस में आपने सिर्फ मैरिज पढ़ा, मान लीजिए अभी सिर्फ मैरिज पढ़ा है, फिर किनशिप पढ़ेंगे, फिर रिलीजन पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे जो हम सोशल कल्चर में पढ़ते हैं। तो जब आप किसी की इथनोग्राफी लिखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर कि उसकी मैरिज सिस्टम कैसा है, उसका रिलीजन कैसा है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो वो आपने जो पढ़ा था पहले अलग अलग चैप्टर में, उसको आके वहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। तो वो एक काफ़ी समय के साथ ही आप डेवलप कर पाएंगे, बट आप लिखना जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसी से चीज़ें होती हैं, जो लिखता है वो सिलेक्शन होता है उसका। तो ओके सर, एक क्वेश्चन और जो एडिशनल इसी से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, PYQs की क्या सिग्निफिकेंस है और ट्रेंड, क्योंकि हम देखते हैं चेंज होते रहते हैं, 2012-13 तक हम देखते हैं तो फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता था कंट्रीब्यूशन में, कनिंघम का नाम ले लें, RB फुट का नाम ले लें, और भी बाहर का अगर आप किसी भी थिंकर की बात करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत ही प्रोमिनेंटली, कभी LP विद्यार्थी KS सिंह के ऊपर क्वेश्चन है। तो PYQs कब तक के हमें पढ़ने चाहिए और क्या सिग्निफिकेंस है इन जनरल PYQs का? देखिए, मुझे लगता है कि UPSC एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है जो है ना, कि जो मैंने गलतियों की बात कर रहा था, उसमें एक गलती ये होती है, लोग UPSC का PYQ नहीं करते। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बोलते हैं ना, एक तरह से ट्रेजरी है पूरा आपके लिए वो। तो पहला चीज़ होना चाहिए, कोई भी एस्पिरेंट हो, उसको सिलेबस देखने के बाद, क्योंकि सिलेबस पहली गलती करते हैं, सिलेबस ना पढ़ना। तो सिलेबस पढ़ने के बाद दूसरा काम, उनको पास्ट के पेपर देखने चाहिए, और पास्ट के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि ट्रेंड क्या है UPSC का, और दूसरा ये बताता है कि जब आप पढ़ेंगे तो उस ट्रेंड में भी, सिलेबस में भी सबसे प्रायोरिटाइज किसको करना है, और उसके अलावा आप नोट्स कैसे बनाएंगे, वो भी तीनों चीज़ को आपको PYQ बताते हैं। और PYQ के जब आंसर लिखेंगे आप, जब आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ भले ही कितना भी ट्रेंड चेंज हो जाए, कैसे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन जब आप अगर 10 साल 15 साल के क्वेश्चन लिख के बैठे होंगे आप, तो कुछ भी बदल जाए, आप बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। तो ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि PYQ ज़रूर लिखें, बहुत बार बार लिखें, और जब तक कि आपको मिल जाए तब तक के लिखें, और जो क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया है उसको उतनी बार लिखें। मतलब कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पूछा गया है, 5 बार पूछा गया तो 5 बार लिखिए, ये वो टाइम लिखने का ही नंबर है, कितना आता है उसका नंबर नहीं है। और दूसरा चीज़, इससे क्या होगा कि आप जितनी बार लिखेंगे आप नया आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपकी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी। हम नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, हम लोग पढ़ते हैं, तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो, और उसी को मैं रिलेट करता हूँ कल्चर मटेरियलिज्म के। पेपर 1 में जो कल्चर मटेरियलिज्म है, कि वो बोलता है कि किसी भी कल्चर का 3 पार्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। उसी तरह यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है, तो आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ते हैं कल्चर मटेरियलिज्म में, तो ये वाला इक्विलिब्रियम जो है ट्राइबल में नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। दे आर सिमिलर, यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इनके यहाँ पर भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है नेचर में। तो वो चीज़ें लोग जब अब मतलब उसमें देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे, आपको याद होगा डोंगरिया कोंड वाला एक केस स्टडी था, न्यामगिरी हिल्स वाला,
तो वो किस तरह से मतलब कि वो कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके चीज़ के अगेंस्ट में। तो अगर वो चीज़ एक हम लोग एडमिन में जाने वाले हैं, एक IAS ऑफिसर है या जो भी, उनको समझ अच्छी होगी उस चीज़ की, तो वो बहुत अच्छी तरह से ऐसे केस को डील कर पाएंगे और ऐसे जो रेबेलियन होते हैं ऐसी चीज़ें वो पहले ही नहीं होंगी। तो पर्सपेक्टिव डेवलप काफ़ी होता है आपका, बार बार लिख के PYQ का लिख के। तो मैं बोलूँगा कि आप जितनी बार लिख पाएँ उसको लिखते रहिए। और कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कम पूछे गए होंगे, लेकिन अचानक से 20 साल बाद पूछ लेगा, तो उनको ही मत छोड़िए, क्योंकि अगर वो नहीं लिखा है आपने तो आपको आएगा भी नहीं। तो जनरली क्या होता है कि हम क्लास में भी जो भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो उस पार्ट को मिस कर देते हैं और नहीं पढ़ाते हैं। और आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूट काफ़ी साल से नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसे 20 के पेपर में पूछा गया था। और ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, और रॉबर्ट ब्रूस फूट बहुत बड़े नाम हैं, तो आप फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर पढ़ते हैं तो बड़े नाम देखें। और इंडिया में लगभग आप सबको देख सकते हैं, खास करके कुछ ऐसे जो छूट गए हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो स्पेसिफिक मटेरियल से रिलेटेड आता है कि पेपर 1 में एम्बर एंड एम्बर की क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आप बात करते हैं, और खासकर एम्बर एंड एम्बर को कई बच्चे फ्रॉम कवर टू कवर पढ़ने लगते हैं तो टाइम काफ़ी जाता है, तो क्या सेलेक्टिव मेथड होना चाहिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो सेलेक्ट कर सकते हैं? और इसी से रिलेटेड दूसरा, जो खाका या फिर जाजा कमेटी की जो रिपोर्ट है पेपर 2 के हिसाब से ट्राइबल पार्ट के लिए, उसको किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 12th के बाद इस तैयारी स्टार्ट कर दी, कॉलेज में है, तो उसको तो मैं बोलूँगा कि आप एम्बर को पढ़िए, स्टार्टिंग से रीड कीजिए। और नदीम हसनैन की एक बुक आती है जनरल एंथ्रोपोलॉजी, उन दोनों को पढ़िए। लेकिन किसी के पास टाइम कम है, मान लीजिए अगले साल ही मुझे एग्जाम देना है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप एम्बर लेके बैठ जाइए। बट हाँ, मैंने ये पाया, मतलब कि अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एम्बर से आपको करनी चाहिए। क्योंकि अगर अब वो आप पिछले साल 22 में काफ़ी क्वेश्चंस थे उसमें से, और आगे भी सोशल कल्चर के इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो वो चैप्टर 2.1, 2.2 जैसे कल्चर और सोसाइटी है, वहाँ से आप अच्छा देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपका जो चैप्टर 7 है जो लैंग्वेज के ऊपर है, तो लैंग्वेज वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्बर एंड एम्बर में काफ़ी अच्छा लिखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस चैप्टर 8 जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो पढ़ सकते हैं। और कुछ न्यू स्टडीज होती हैं जो उनके एम्बर के बॉक्स में लिखा होता है, आप उनको भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्राइबल की बात करें तो आपके पास अगर टाइम है तो मैं बोलूँगा पूरी खाका कमेटी पूरी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। नदीम हसन पढ़िए, खाका, और जो आपकी जैसे नोट्स हैं आपने भी काफ़ी चीज़ें उसमें से इंक्लूड किया हुआ है और बहुत अच्छा होगा, एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव है काफ़ी, तो आप वो बच्चों को बोलिए वो पढ़ें। प्लस कुछ टीवी शोज आते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे राज्यसभा पे एक आता था मैं भी भारत, तो मैं भी भारत ट्राइबल पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है वो, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो उनको होस्ट करते थे श्याम सुंदर, तो उनका एक अपना चैनल है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं ट्राइबल्स के लिए, मैं भी भारत। तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ करिए, प्लस बुक्स पढ़िए और आंसर लिखिए और आपको सुनिए, मतलब कि मोर देन एनफ है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, ट्राइबल, खासकर ट्राइबल के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और हम आशा करते हैं कि सर हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, जो हमारे कुछ सेशंस की अगर आप बात करें, अगर आप टाइम दे पाएँ तो हम मेंटोरशिप सेशन भी सर के साथ वहाँ पे कर पाएंगे, जहाँ पे आपको भी मौका मिलेगा इंटरेक्ट करने का, गाइडेंस आप ले सकते हो सर से अगर सर के पास जब भी टाइम होता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट अवर इंटरेक्टिव सेशन विद मिस्टर मासूम सर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। स्टे ट्यून्ड एट स्टडी IQ। थैंक यू उत्कृष्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।